हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू अवर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियन। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई एम्फीबियंस के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। वो एक ऐसे एनिमल है जो दो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ पार्ट लाइफ का वो वाटर में स्पेंड करते हैं, कुछ पार्ट लाइफ का वो लैंड पे स्पेंड करते हैं। एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होती है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, तो ज़्यादा वक्त तक वो पानी से दूर नहीं रह सकते हैं। और एम्फीबियंस फ्रेश वाटर में ही मिलते हैं, एम्फीबियंस मैराइन वाटर में नहीं मिलते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंप्लीट करने के बाद अब हम इस क्लास को ऑर्डर लेवल तक पढ़ेंगे। ये पहली बार होगा जब हम कभी ऑर्डर लेवल तक पढ़ने जाते हैं, अदरवाइज़ अब तक हम क्लासेस लेवल तक ही पढ़ते आ रहे थे अलग अलग फाइलम्स को। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियन शुरू करूँ, if I start about classification of amphibian, तो जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर के एंडिंग में बताया था कि भाई जो एम्फीबियंस होते हैं उनको हमने 3 ऑर्डर में क्लासीफाई कर दिया है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीचर्स। पहला जो ऑर्डर था डेट वाज ऑर्डर ऑफ दोज एम्फीबियंस जिनमें लिम्स वगैरह नहीं होते थे। तो लिम्स ना होना इज ऑर्डर एपोडा। इसका दूसरा नाम था जिम्नोफियोना, और तीसरा नाम था इसी का सीसेलियंस। इनके बारे में थोड़ा बहुत हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी पढ़ा था कि भाई इनके पास लिम्स वगैरह नहीं होते हैं और इनके स्केल्स बीनीथ द स्किन है, तो वो मैं भी मेंशन कर दूंगा। तो पहला ऑर्डर तो ये हो जाएगा। बाद के जो 2 ऑर्डर पढ़ेंगे, एक ऑर्डर होगा ऐसे एम्फीबियन का जिनके पास टेल होती है। सो ऑर्डर नंबर 2 वुड बी टेल्ड एम्फीबियन, जिसको हम बोलेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डा मतलब टेल होता है, या फिर दूसरा नाम होगा यूरोडेला। तो कॉर्डेटा और यूरोडेला वुड बी द सेकेंड ऑर्डर जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जो थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे वो होगा ऐसे एम्फीबियन का जिनके पास टेल वगैरह नहीं होती है, उसको बोलेंगे ऑर्डर साइलेंशिया और ऑर्डर एन्यूरा, जिसमें फ्रॉग एंड टोड आ जाएंगे, और इसका दूसरा नाम होगा साइलेंशिया। तो आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 इन 3 ऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल याद करने वाले हैं। तो पहले मैं डिफाइन करूंगा अबाउट द ऑर्डर एपोडा और जिम्नोफियोना और सिसेलियन। सो जैसा कि नाम बता रहा है, ये जो एनिमल होते हैं इनके पास लिम्स वगैरह नहीं होते हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे ऑर्डर एपोडा का कि भाई ये जो एम्फीबियन है ये सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव है जब एम्फीबियन इवोल्व होने शुरू हुए। अच्छा, मैंने एम्फीबियन का ना पीरियड नहीं बताया आपको पिछले लेक्चर में। कार्बोनिफेरस पीरियड इज रेफर्ड एज टू गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन। कार्बोनिफेरस डिवोनियन पीरियड कौन सा बताया था? गोल्डन एज ऑफ फिशेज। ऐसे ही जो कार्बोनिफेरस पीरियड होता है बेटा, दैट इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। आई रिपीट, कार्बोनिफेरस पीरियड इज गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। इट इज गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन। अच्छा, एक तो हर चीज़ बोर्ड पे लिखनी पड़ती है मुझे। कई बार क्या होता है कि बच्चा डाउट भेजता है कि सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था, और कुछ चीज़ होती है जो मैं वर्बली बोल जाता हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखा तो मुझे स्क्रीनशॉट लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ऐसा ना करें, ध्यान से वीडियोज़ को देखें। तो ये जो एम्फीबियंस होते हैं, दीज आर द मोस्ट प्रीमिटिव एम्फीबियंस। मोस्ट प्रीमिटिव एम्फीबियंस कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी ऑर्डर एपोडा, जिम्नोफियोना और सिसेलियंस। ठीक है बच्चों, जो सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, जो सेकंड कैरेक्टर पढ़ेंगे, इन एनिमल का जो बॉडी होता है वो वर्म लाइक होता है। ये ऐसे एम्फीबियंस हैं जो बोरोइंग में रहते हैं और बॉडी वर्म लाइक होता है। तो बॉडी ऑफ द मेंबर ऑफ एपोडा इज वर्म लाइक। अच्छा, आज एक काम और करेंगे वीडियो में, जब ये सब चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्डर, सारे ऑर्डर डिस्कस करने के बाद ना मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दूंगा एनिमल्स के, ताकि आप उनको जो है आराम से आइडेंटिफाई कर सकें। एक ट्राई करके देखते हैं इफ़ इट वर्क्स, राइट? ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज एनिमल, लेट अस राइट इन कैपिटल्स, दीज एनिमल्स आर लिम्बलेस। द मेंबर ऑफ दिस क्लास, दे डू नॉट हैव एनी लिम्ब, तो दे आर लिम्बलेस। तो शुरू में जब टेट्रापोडा इवोल्व हुए उनके पास लिम्स वगैरह नहीं थे। देन
स्केल्स के बारे में बताया हुआ है मैंने कि वैसे तो एम्फीबियन का जो बॉडी होता है, जो स्किन होता है, वो स्मूथ होता है। और क्यों स्मूथ है? क्योंकि उनके पास स्केल्स नहीं है। सिसेलियन अकेले ऐसे एम्फीबियन होते हैं जिनके पास स्केल्स होते हैं। वो स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। सो स्केल्स आर प्रेजेंट beneath the skin, or there is no fun in telling that these animals are burrowing in nature. worm like होते हैं और कैसे होते हैं? वो बोरोज बनाते रहते हैं। these are burrowing in nature। ठीक है बेटा। तो एपोडा के जो मेंबर हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव एम्फीबियन है। बॉडी वर्म लाइक होता है, बोरोइंग इन नेचर होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द स्किन। ये 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखेंगे। अब जो क्लासिकल एग्जाम्पल है एपोडा में वो होता है इक्थियोफिस, जिसके हम अलग अलग नाम भी पढ़ेंगे। इक्थियोफिस जो होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। डर्मल स्केल्स होते हैं बीनीथ द स्किन। उसकी जो आंखें होती हैं, जो आइज़ होती हैं, दे आर कवर्ड बाय स्किन, इसलिए उसको ब्लाइंड वर्म भी कहते हैं। उसका जो टिम्पेनम होता है वो एब्सेंट ही होता है, इसलिए उसको डेफ वर्म भी कहते हैं। तो लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल, इसका फोटो आपके एनसीईआरटी में है शायद। यस, एनसीईआरटी में इक्थियोफिस का फोटो है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे अभी क्लिक ही नहीं कर रहा है। आई गेस एनसीईआरटी में एक सैलेमेंडर का फोटो है और एक फ्रॉग का फोटो। इक्थियोफिस का फोटो है ही नहीं, बेचारा गरीब। खैर, क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं इससे। तो अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर एपोडा इज इक्थियोफिस। हम ब्रैकेट में लिख देंगे इट इज नोन एज सिसेलियंस। और सिसेलियंस क्यों कहते हैं? बिकॉज स्केल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो 4-5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डर्मल स्केल्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि जो देखो स्केल्स रेप्टाइल्स के पास भी होंगे पर वो एपिडर्मल होते हैं। डर्मल स्केल्स प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये याद रखेंगे। तो ये स्केल्स बीनीथ द स्किन मैंने एम्फीबियन में 3 जगह आपको बता दिया है। मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी बताया, एपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बताया, और अब मैं इक्थियोफिस में भी बता रहा हूँ। तो ये तो आप नहीं भूलोगे, दिस इज व्हाट आई बिलीव। 3 बार सुन के तो एटलीस्ट याद हो ही जाता है बेटा। देन ब्लाइंड वर्म क्यों कहते हैं और डेफ वर्म क्यों कहते हैं? आईज आर कवर्ड बाय स्किन। क्योंकि आईज स्किन से कवर्ड होती है, इसलिए इन एनिमल को ब्लाइंड वर्म कहते हैं। द अदर नेम ऑफ इक्थियोफिस इज आल्सो ब्लाइंड वर्म। देन इनके पास टिम्पेनम नहीं होता है। इक्थियोफिस या एपोडियंस जो होते हैं उनके पास टिम्पेनम, बताया था टिम्पेनम जो होता है वो मिडिल ईयर की कवरिंग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल ईयर तो इनमें प्रेजेंट होता ही नहीं है। टिम्पेनम इज एब्सेंट, तो कोई भी वाइब्रेशंस वगैरह परसीव नहीं कर सकते ये लोग, इसलिए इनको डेफ वर्म भी कहते हैं। ठीक है, डेफ वर्म। तो ब्लाइंड एंड डेफ वर्म इज इक्थियोफिस। कई बार आप ना क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि यार वर्म पूछा है तो क्यों ना जो हेलमिन थे उसमें से आंसर करें। याद रखना, ब्लाइंड वर्म और डेफ वर्म कौन होता है? वो एक एम्फीबियन होता है। फिर एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर इसका और याद रखेंगे, इसका जो मेल होता है वो कॉपुलेट करता है विद फीमेल। उसका जो क्लोका होता है प्रोट्रूसिबल होता है। प्रोट्रूसिबल वर्ड का मतलब होता है बाहर को निकला हुआ। तो लेट्स से दिस इज द मेल इंडिविजुअल, दिस इज द फीमेल इंडिविजुअल। मेल का जो क्लोका होगा वो बाहर को निकला होगा, फीमेल के क्लोका के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और आराम से गैमेट ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट में भी कि इक्थियोफिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब मैं आपको बताऊं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है। तो मेल जो है प्रोट्रूसिबल क्लोका से अपने जो गैमेट है वो ट्रांसफ़र कर देगा, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो फीमेल होता है वो एग्स वगैरह इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइज होता है, वो एग ले करना शुरू करेगा, फर्टिलाइज्ड एग, और उन एग के चारों तरफ अपने बॉडी को कॉइल कर लेता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ पेरेंटल केयर। तो आप याद रखेंगे फीमेल शोज पेरेंटल केयर बाय केयरफुली कॉइलिंग हर बॉडी around the egg till they hatch, by coiling her body around the egg till they hatch। तो उसका जो फोटो है ना फीमेल का दिखाते हैं हमेशा, और उसका जो बॉडी है वो कॉइल्ड रहता है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर और लिख लेते हैं इसके।
पहला, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? मेल कॉपुलेट्स with protrusible cloaca and transfer gametes inside female इस वजह से कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बेटा? द फर्टिलाइजेशन इज internal, hence the fertilization is internal fertilization। दो ही एग्जाम्पल बताए थे, एक इक्थियोफिस एक सैलेमेंडर। तो इक्थियोफिस का तो कंप्लीट कर दिया है मैंने क्यों होता है। देन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि इनके जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स शोज पेरेंटल केयर, फीमेल शोज पेरेंटल केयर by carefully coiling around her body over eggs till they hatch। अच्छा, जब लास्ट में ना मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको इक्थियोफिस का, तो मैं ये वाला ही फोटोग्राफ दिखाऊंगा फीमेल का, तो थोड़ी जगह छोड़ देना अगर आप फोटोग्राफ बनाना चाहते हो उसके फीमेल का। वैसे अगर मैं एक रफ सा डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊं उसका, ये लेट से दिस इज़ द हेड हेयर, यहाँ पे ये दो आइज़ है जो कवर्ड बाय स्किन है, दीज आइज़ आर कवर्ड बाय स्किन, और उसके बाद द बॉडी वुड बी समथिंग लाइक दिस, मैं रेड कलर में एग्स बना देता हूँ। तो उसका जो बॉडी है वो एग्स के कॉइल अराउंड रहता है। अगर ये एग्स हैं तो बॉडी वुड बी कॉइलिंग अराउंड द एग समथिंग लाइक दिस। अब बहुत ही ध्यान से वो अपने एग्स को कॉइल करके रखता है। सो लेट्स से इसके पास लिम्स वगैरह नहीं है, एनिमल कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, और उसके चारों तरफ आपको नज़र आएंगे कि उसने अपने बॉडी से क्या कर्ल किया हुआ है, द एग्स हैज़ बीन कर्ल्ड। तो लेट्स से दिस अगेन इन रेड कलर, दीज आर द एग्स हेयर, जो बॉडी के चारों तरफ, जिनके चारों तरफ बॉडी को वो कॉइल कर लेता है, कर्ल बना देता है एक तरह से। तो अगर ऐसा कहीं को डायग्राम देखने को मिले, मैं एक अच्छा फोटो इसका और दिखाऊंगा आपको, तो डैट वुड बी योर इक्थियोफिस। तो बच्चे ये हो गया इक्थियोफिस या सिसेलियन या ब्लाइंड वॉर्म के बारे में। अभी एक और एग्जाम्पल बाकी है और मैं उस एग्जाम्पल का नाम भी आपको बता देता हूँ। द नेम ऑफ डेट एग्जाम्पल, और जो एपोडा में आएगा डेट वुड बी यूरियोटिफाइलस। सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी यूरियोटिफाइलस। तो यूरियोटिफाइलस as well as ichthyophis, these are two characteristic example, these are two major member, दोनों ही लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं, दे बिलोंग टू एपोडा। ठीक है बच्चे, ये हो गया एपोडा के बारे में। अब नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं ऐसे एनिमल्स के बारे में जिनको हम कॉमनली सैलेमेंडर बोलते हैं और जो टेल्ड एम्फीबियन होते हैं। जितने भी मैं एग्जाम्पल इसमें बताऊंगा वो सारे ही एक तरह से सैलेमेंडर हैं। अलग अलग तरह के सैलेमेंडर बताऊंगा, फायर सैलेमेंडर, यूरोपियन सैलेमेंडर, जो भी उनका कॉमन नेम होगा मैं मेंशन करता चला जाऊंगा। तो सेकेंड ऑर्डर जो हम पिक करने वाले हैं डेट वुड बी ऑर्डर कॉर्डेटा। द ऑर्डर नंबर 2 डेट वुड बी ऑर्डर काउडेटा और यूरोडेला। तो जैसा कि नाम बता रहा है, यूरो माने टेल, कॉडा माने टेल, तो यूरोडेला और कॉर्डेटा जो होते हैं वो टेल्ड एम्फीबियन होते हैं। उनका जो बॉडी होगा उसके अंदर एक हेड होगा, ट्रंक होगा और टेल होगा। सो बॉडी इज हैविंग हेड, ट्रंक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर इज टेल। हो सकता है वो सिर्फ आपसे यही पूछ ले कि भाई टेल्ड एम्फीबियन कहाँ है। अच्छी बात यह है कि नाम में कॉर्डा और यूरो है तो दोनों से पता चल जाता है थोड़ा सा। जनरली इन एनिमल्स के जो लिम्ब का साइज होता है वो सेम होता है, हमेशा नहीं। तो किस में नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा। जनरली जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं दे आर ऑफ सेम साइज। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जनरली बोथ लिम्ब्स, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब आर ऑफ सेम साइज। ठीक है बेटा, पर
इसमें साइज जहाँ जहाँ डिफर करेगा वो ना मेंशन कर दूंगा मैं एग्जाम्पल में कि भाई किसका साइज डिफर करता है। अच्छा, इनके जो मेंबर होते हैं यूरोडेला के, उनके पास ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं नियोटेनी। नियोटेनी का मतलब होता है कि जो लार्वा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है और एडल्ट की तरह बिहेव करता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एडल्ट में भी लार्वल कैरेक्टर रिटेन होते हैं। सही टर्मिनोलॉजी यही होना चाहिए, इट इज़ द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट, उसको बोलते हैं नियोटेनी। कैसे होगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको एम्बी एक्सोलॉट का एग्जाम्पल में, ठीक है। सो एक और फीचर, दे एग्जिबिट मेंबर्स ऑफ दिस क्लास जनरल, कुछ में परमानेंट नियोटेनी होगा कि कुछ में कंडीशनल नियोटेनी होगा। एग्जिबिट नियोटेनी, और नियोटेनी का क्या डेफिनेशन होगा, इट इज़ द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एन एडल्ट, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट। ठीक है भाई, अब कैसे कैसे नियोटेनी होता चला जाएगा वो मैं आगे डिफाइन करता चला जाऊंगा। मैं वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका 5-6 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एटलीस्ट, तो वन बाय वन एग्जाम्पल में जो मेजर है वो मैं बता दूंगा, एक एक करके बता देता हूँ, और फिर उसमें नियोटेनी भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो कॉर्डेटा वो मेंबर होते हैं जिनके पास टेल होती है, बॉडी में ट्रंक और हेड होगा, उनके पास तो हेड और ट्रंक ही था खाली। एपोडा में लिम्स जनरली सेम साइज के होते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं नियोटेनी। अब कॉर्डेटा के एग्जाम्पल पढ़ने शुरू करते हैं, और इनके फोटोग्राफ्स हम लेटर इन द लेक्चर ऐड करके एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे आज। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेटा, अगर मैं एग्जाम्पल पढ़ाने शुरू करूँ आपको, एग्जाम्पल वगैरह याद करने ही थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम पढ़ेंगे नेक्टुरस के बारे में। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज नेक्टुरस। अच्छा, नेक्टुरस का जो जनरल अपीयरेंस होता है वो लाइक अ डॉग होता है, तो उसको ना आप मड पपी भी कह देते हैं और वाटर डॉग भी कह देते हैं। इसके कॉमन नेम होते हैं वाटर डॉग और मड पपी, एक डॉग का छोटा सा बेबी जो मड के अंदर रहता है। ठीक है बेटा, जब आप देखोगे टेल तो होगा ही होगा उनकी। अच्छा, पहले फीचर याद रखो, उनकी जो आईज होती है उनमें जो मैं नेक्टुरस की बात कर रहा हूँ, आईलिड नहीं होगा, टिम्पेनम नहीं होगा, और 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होंगे। 3 बातें याद रखना, आईलिड्स एब्सेंट, टिम्पेनम एब्सेंट, एंड थर्ड आप याद रखेंगे 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेंट। मुझे लगता है मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ये डिस्कस किया था कि कुछ एडल्ट के पास ना गिल्स रिटेन हो जाते हैं। नेक्टुरस एंड प्रोटियस एग्जाम्पल भी दिया होगा वहाँ पर। यस, 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेंट। देखो, जब हम ये एक तरह का सैलेमेंडर ही होता है, जब हम सैलेमेंडर वगैरह जो कॉर्डेटा के मेंबर उनको डिस्कस करेंगे तो देखने में लिजर्ड के जैसे लगेंगे, मगर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर 3 पेयर ऑफ गिल स्लिट दिखा रहे हैं वो, तो वो लिजर्ड तो नहीं है, वो क्या है आपका, वो एक यूरोडेला है। इनके जो टेल होता है उसके पास कॉर्डल फिन भी होता है। टेल इज हैविंग वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टेल इज हैविंग इज विद काउडल फिन। ठीक है बेटा, ये हो गए फीचर्स ऑफ नेक्टुरस। नेक्टुरस की जब हम बात करते हैं तो नेक्टुरस के अंदर होता है बेटा परमानेंट नियोटेनी। ये हमेशा पानी में रहता है, कंप्लीट एक्वेटिक लाइफ होगा इसका, और इसमें हमेशा नियोटेनी शो करता है, मतलब ऑल द टाइम। इसके जो एडल्ट हैं, देखो मैं गिल्स की बात करूँ, ये लार्वल कैरेक्टर हैं, क्योंकि लार्व और टेल भी ऑलमोस्ट एक लार्वल कैरेक्टर ही होता है इनमें। अगर मैं बात करूँ इनकी गिल्स की, टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो गिल्स रिटेन होते हैं हमेशा एडल्ट में, तो दे एग्जिबिट परमानेंट नियोटेनी एंड दे हैव कंप्लीटली एक्वेटिक लाइफ। एग्जिबिट परमानेंट नियोटेनी and it spent complete aquatic life. It is having complete aquatic life.
इसके जो फोटोग्राफ है वो बाद में हम ऐड कर देंगे इन द लेक्चर। बाद में सारे जो जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं सबके फोटोग्राफ्स आज देखेंगे। जब हम फोटोग्राफ्स ले ही रहे हैं तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बच्चे पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इज नेक्टुरस, क्या क्या याद रखेंगे इसको? वाटर डॉग या मड पपी कहते हैं। आईलिड नहीं होते हैं, टिम्पेनम नहीं होता है, कॉर्डल फिन होता है, 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिबिट परमानेंट न्यूटेनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्लीट एक्वेटिक लाइफ होगा। फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन हम पढ़ेंगे टाइगर सैलेमेंडर के बारे में, जिसका नाम होता है एम्बिस्ट्रोमा। सेकंड जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे दैट वुड बी एम्बिस्ट्रोमा और टाइगर सैलेमेंडर। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 2 इज एम्बिस्ट्रोमा और कॉल इट टाइगर सैलेमेंडर। अच्छा, एक और मैं चीज़ बता दूं, आजकल ना कई सारे बच्चे पूछे थे क्या ये सब पढ़ना ज़रूरी है, एनसीईआरटी पढ़ के काम नहीं चलेगा सर। अभी जो यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है कि वो ना आधे घंटे में 1 घंटे में एनिमल किंगडम को रिवाइज करा रहे हैं। तो पहले तो बात वो ज़्यादा, आप अभी 11th में नए हो, वो पास आउट बच्चों के लिए है, ड्रॉपर्स के लिए, और वो किसी फ़ायदे का भी नहीं है। राइट, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, वेल एंड गुड, पर अगर एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? हमारा जो एम है दैट इज़ टू एक्वायर द फर्स्ट पोजीशन इन बायोलॉजी ऑल ओवर इंडिया। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आप ना पढ़ें। एम्बिस्ट्रोमा का जो लार्वा होता है, अभी इस लार्वा को भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। लार्वा जो होता है उसका नाम होता है एक्सोलॉट लार्वा। तो एक्सोलॉट लार्वा जो है दैट इज द लार्वा ऑफ एम्बिस्ट्रोमा। राइट, एक साल ये सवाल पूछा गया था, इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों एक्सोलॉट लार्वा के बारे में। एम्बिस्ट्रोमा का लार्वा होता है एक्सोलॉट लार्वा, और जो आगे फीचर्स में लिखूंगा वो सारे ही एक्सोलॉट लार्वा के होंगे। तो जो एक्सोलॉट लार्वा होता है, अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं, लार्वा को मैं डिस्कस करूं, तो इस लार्वा के पास 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट होते हैं। इस लार्वा के पास 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट होते हैं। गिल स्लिट ना वर्ड यूज करिए, गिल्स वर्ड यूज करना चाहिए हमें। इसके पास भी 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। और जो ये एक्सोलॉट होता है, इसकी जो टेल होती है, टेल के पास होता है, टेल इज विद कॉर्डल फिन, टेल इज विद कॉर्डल फिन, पहला फीचर। देन लार्वा के बारे में याद रखो, जो ये लार्वा होता है ये एडल्ट होने के बाद भी लार्वल कैरेक्टर रिटेन रहेंगे। रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट इज नोन एज, व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज नोन एज अ न्यूटेनी। तो इट exhibit the phenomena of neoteny. It exhibit the phenomena of neoteny. और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये न्यूटेनी एग्जिबिट कैसे करता है। पानी में रह रहा है और एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन, जो मेटामॉर्फोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अगर पानी के अंदर थायरॉक्सिन की कमी है, एक्सोलॉट एडल्ट बनता ही नहीं है। आई रिपीट, अगर पानी के अंदर थायरॉक्सिन की कमी है तो एक्सोलॉट बड़ा होता चला जाएगा, पर वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो जाइंट एक्सोलॉट बन जाएगा। अब जाइंट के अंदर लार्वल कैरेक्टर तो है तो लार्वा ही, मगर उसके गोनेड्स वगैरह डेवलप कर जाती हैं और सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो जब वो सेक्सुअली मैच्योर रहेगा तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और जो रिप्रोड्यूस कर रहा है उसको तो आप एडल्ट कहेंगे। तो ये एडल्ट के अंदर कैसे फीचर देखने को मिल रहे हैं आपको? लार्वल फीचर देखने को मिल रहा है, ये होता है नियोटेनी। तो मेनली अगर मैं इसकी बात बताऊं कैसे इसमें नियोटेनी होता है, इन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एक्सोलॉट it fails to develop into adult, right? Larval character is retained, it becomes sexual mature, it become sexually mature
एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। इस फीचर को बोलते हैं बेटा लार्वा इज शोइंग न्यूटेनी। एडल्ट के अंदर भी कौन सा करेक्टर है, लार्वल करेक्टर है, इसको बोलते हैं इट इज शोइंग न्यूटेनी। तो आप याद रखेंगे इन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एक्सोलॉट फेल टू डेवलप इनटू एडल्ट एंड इट बिकम जायंट एक्सोलॉट एंड it retains all the larval character and becomes sexually mature and start reproducing। कहाँ मिलता है एक्सोलॉट लार्वा? मेनली आपको मिलता है इन द माउंटेन रीजन ऑफ मैक्सिको। लास्ट पॉइंट ऑफ एक्सोलॉट, इट इज फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ, एक्सोलॉट इज फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ मैक्सिको। तो बच्चों ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया आपका एंड दैट वाज एग्जाम्पल एम्बिस्टोमा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा प्रोटियस के बारे में। नेक्रोस में बता चुका हूँ, लेट अस डिस्कस अबाउट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा प्रोटियस के बारे में। ठीक है, जब प्रोटियस होता है उसका कॉमन नेम होता है यूरोपियन ब्लाइंड केव सैलमेंडर। Proteus is commonly known as European blind cave salamander। ठीक है बेटा, अब इसके फीचर्स पढ़ने शुरू करें। जब प्रोटियस होता है उसका जो हेड है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, आइज उसकी भी रूडिमेंट्री है, तो ब्लाइंड तो ये भी होगा, हमने वर्ड भी यूज कर लिया ब्लाइंड। तो इट इज हैविंग अ ब्रॉड हेड विद रूडिमेंट्री आइज, ब्रॉड हेड विद रूडिमेंट्री आइज। रूडिमेंट्री आइज है इसलिए ब्लाइंड केव सैलमेंडर बोला है। देखो ना, एक एडेप्टेशन एवोल्यूशन में जिन ऑर्गन की जरूरत नहीं होती वो रूडिमेंट्री हो जाते हैं। इनके साथ ऐसा ही हुआ है, केव वगैरह में रहते हैं और मेनली जो है इनके जो आइज है वो रूडिमेंट्री होते चले गए। गिल स्लिट्स की बात करें तो प्रोटियस में भी मैंने आपको बताया था कि इसके पास भी होते हैं 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल। इसकी जो टेल होती है वो लेटरली फ्लैटेंड होती है। उसके पास एक कॉर्डल फिन भी होगा और इसके लिम्स वगैरह प्रेजेंट है पर ज़्यादा डेवलप नहीं है, वीक फोर लिम एंड हाइंड लिम है। तो नेक्स्ट फीचर 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल विद tail having caudal fin। Next, forelimbs and hind limb are not very much strong, not very much muscular, they are weak in nature। ठीक है बेटा, मैं ये भी बता दूं दोनों की लेंथ कौन सी होती है। देखो इसके जो फोरलिम होते हैं उसके पास 3 डिजिट होते हैं और वो छोटे होते हैं, और हाइंड लिम के पास 2 डिजिट होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो फोरलिम इज स्मॉलर देन हाइंड लिम। फोरलिम जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई भले ही वहाँ पे जनरली वर्ड यूज़ कर रहे हो पर कई केस में छोटे बड़े हो जाते हैं, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। इज स्मॉलर देन हाइंड लिम, फोरलिम इज हैविंग 2 digits, लेट्स से 2 फिंगर बोल दो, एंड हाइंड लिम इज हैविंग 3 digits। तो हाइंड लिम में 3 फिंगर्स या 3 टोज कहो और फोर लिम में 2 digits होते हैं। तो फोर लिम इज विद 2 digits एंड फोर लिम इज विद 3 digits एंड हाइंड लिम इज विद 2 digits। ठीक है बेटा, तो भाई आपका ब्रॉड हेड, रूडिमेंट्री आइज, गिल्स, टेल, कॉर्डल फिन एंड लिम्स, ये 4-5 चीज़ें इसके बारे में याद रख लेना। राइट, कॉमन नेम ही याद रखना है मेनली, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात बताया तो मैं यूरोपियन स्पॉटेड और फायर सैलमेंडर के बारे में, जिसका कॉमन नेम ही सैलमेंड्रा होता है या सैलमेंडर जिसको कहते हैं। नाउ द रियल सैलमेंडर, ठीक है, ये भी सैलमेंडर ही पढ़ रहे हैं पर नाउ द रियल वन जिसका फोटो आपकी
किताब में होगा। Yes, let us start with Salamandra, or we call that Salamander as well. Salamandra, or we call that Salamander as well. Salamandra, और इन ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ Salamander. जितने भी टेल वाले हैं ना उनको कॉमनली Salamander कह देते हैं, आप ये याद रख के चलेंगे। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूरोपियन स्पॉटेड, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर खूब सारे स्पॉट होंगे, और फायर सैलेमेंडर। यूरोपियन स्पॉटेड और फायर सैलेमेंडर। अगर वी पैरिटी सैलेमेंडर, अगर वी पैरिटी को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी का एग्जाम्पल देते हैं। अगर वी पैरिटी को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके बारे में ही बताते हैं। इसके बारे में एक बहुत अच्छा फीचर मैं बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है। इसका जो मेल होता है वो ना अपने स्पर्म को एज ए पॉकेट डिस्चार्ज करता है, उस पॉकेट को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। तो मेल ने अपने स्पर्म को डिस्चार्ज कर दिया एज ए पॉकेट, एक पॉकेट ऑफ स्पर्म डिस्चार्ज हुआ है, और फीमेल अपने क्लोका की हेल्प से उस पॉकेट ऑफ स्पर्म को ले लेता है, मतलब उस पॉकेट ऑफ स्पर्म को एक तरफ से एक्वायर कर लेता है, और स्पर्म जाके इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं पर एग हैच हो जाएंगे। सो ये जो होता है वी पैस होता है, और इसके पास गिल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो गिल्स एब्सेंट होते हैं, 4 फिंगर होते हैं, 5 टोज होते हैं। मैं अगर मेंशन करूं इसके अंदर गिल्स एब्सेंट है, सैलेमेंडर में हम गिल्स पढ़ते आ रहे हैं, अदरवाइज 4 फिंगर होते हैं हाइंड लिम्ब में, और 4 फिंगर होते हैं फोर लिम्ब में, और 5 टोज होते हैं हाइंड लिम्ब में। अब इसके इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इसकी वी पैरिटी के बारे में बता देता हूँ। तो आप लिखेंगे मेल डिस्चार्ज स्पर्म, मेल डिस्चार्ज स्पर्म एज स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर टर्म होता है पॉकेट ऑफ स्पर्म, पैकेट ऑफ स्पर्म के लिए, राइट, विच इज पिक्ड बाय फीमेल using cloacal lips, by female using cloacal lips. Hence fertilization कैसा हो गया? Hence fertilization is internal. Hence fertilization is internal. Then वो जो egg है वो inside the body hatch हो जाते हैं, इसलिए जो animal होता है वो V pairs होता है। As eggs are hatched inside the body, animal is V pairs. तो अब तक जितने भी एम्फीबियन पढ़े उसमें यही वी पैस होगा। फर्टिलाइजेशन 2 के अंदर मैं इंटरनल बता चुका हूँ, पर वी पैरिटी 1 के अंदर याद रखेंगे। और फीमेल कैसे करता है, क्लोकल लिप से उसको पढ़ लेता है। तो बेटा ये एग्जांपल्स हो गए आपके। दिस वाज द 4th एग्जांपल अबाउट सैलेमेंडर। फोटो वगैरह ना मैं बाद में ऐड करता चला जाऊँगा, मैं अभी ड्रॉ वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और बचा है हिमालयन न्यूट का, लास्ट एग्जाम्पल और बचा है ऑफ दिस ऑर्डर, दैट वुड बी हिमालयन न्यूट। उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो भी उसके पास भी टेल होता है, वो भी आपका ऑर्डर यूरोडेला में ही आएगा। थोड़ा सा रेयर एग्जाम्पल है, बुक्स वगैरह में नाम जनरली मेंशन नहीं होता है, स्टडी पैकेज वगैरह में तो नहीं है, बट जो ट्राइटूरस होता है, द नेम इज ट्राइटूरस वेरुकोसस। 5th एग्जाम्पल, ट्राइटूरस वेरुकोसस। तो जो ट्राइटूरस वेरुकोसस होता है उसको कॉमनली कहते हो आप हिमालयन न्यूट, उसको कॉमनली कहते हैं हिमालयन, हिमालयाज में मिलता है मेनली, राइट, न्यूट। एम्फीबियन वाले कैरेक्टर इसलिए एम्फीबियन सैलेमेंडर में रख दिया हमने, अदरवाइज कुछ तो यूरोडेला होते हैं ना, वो थोड़े से लाइक हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट हो गए हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के, पर ऐसा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें, इसका जो हेड होता है वो राउंडेड होता है, वो हेड में एक स्नॉट होता है, और उसके पास अ पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होती है जो पॉइजनस होती है। तो हेड इज विद राउंडेड स्नॉट, राउंडेड स्नाउट, स्नाउट बताया था जो एक्सटेंशन ऑफ नोज होता है, सूंड वगैरह जिसको कह देते हैं, एंड पेयर्ड पैराटॉइड ग्लैंड। ये जो पैराटॉइड ग्लैंड होती है बेटा ये पॉइजनस होती है। जो पैराटॉइड ग्लैंड है वो स्लाइवरी पैरोटिड ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनी है, एंड दे आर पॉइजनस इन नेचर। इसकी जो आर्म्स और लेग्स होते हैं
वो इक्वल साइज के होते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए नॉक्टर्नल कहते हैं, और कार्निवोर होता है। तो आर्म्स एंड लेग्स आर ऑफ equal size. It is more active in night, that's why nocturnal. By mode of feeding it is carnivore. ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में ही बात करेंगे। एक और मैं चीज़ बताऊँ, जैसे जो ये हिमालयन न्यूट होता है उसके अंदर एक्सीलेंट पावर और वेरी गुड पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, और सर्दी वगैरह में नहीं दिखते हैं, सर्दी में हाइबरनेट कर जाते हैं। गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, good power of regeneration, and one more important thing, they hibernates in winter. They hibernate in winter. तो अभी मैं आपको बता देता हूँ ये जो एनिमल है कहाँ कहाँ मिलता है, इसके ना अकरेंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेनली मिलता है ईस्टर्न हिमालय में। इंडिया की अगर बात करें, मैं नहीं लिख रहा हूँ ये ना, आप सुनते जाना। इंडिया में इट इज़ फाउंड इन दार्जिलिंग, इट इज़ फाउंड इन हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, मेघालय, सिक्किम, उसके पास पड़ेगा मणिपुर, देन अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट होता है वहाँ पे मिलता है मेनली। सो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट और मेनली ईस्टर्न हिमालयाज में मिलेगा। ये हो गया आपका अबाउट द ऑर्डर यूरोडेला। तो सेकेंड ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ते हैं फ्रॉग और टोड वाले ऑर्डर के बारे में। एम्फीबियंस के बारे में जब आप बात करते हो तो एम्फीबियंस के बारे में आपको क्या पता है कि भाई फ्रॉग एम्फीबियन होता है। तो ऑर्डर एन्यूरा के बारे में पढ़ लेते हैं। द थर्ड ऑर्डर एंड फाइनल ऑर्डर ऑफ क्लास एम्फीबिया दैट वुड बी ऑर्डर एन्यूरा, जिसको हम साइलेंशिया भी कहते हैं। थर्ड वुड बी ऑर्डर एन्यूरा, ऑर्डर एन्यूरा और साइलेंशिया। ठीक है बेटा, पहले इनके दो चार जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए तो फिर वन बाय वन एग्जांपल पढ़ लेंगे। टेल होती है? बिल्कुल नहीं होती है। एडल्ट में टेल नहीं होती है। लावा जो है वो भले ही टेल वाला हो थोड़ा बहुत, तो टेल इज एब्सेंट इन एडल्ट। एंड किसके एडल्ट में? जब हम फ्रॉग और टोड की बात करते हैं। ठीक है, तो टेल इज एब्सेंट इन एडल्ट लाइक फ्रॉग एंड टोड। इज दैट क्लियर बेटा? नो फन इन टेलिंग। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी आइज के ऊपर आईलिड भी होती है, इनके पास टीयर ग्लैंड भी होती है, और जो आईलिड है मैंने बताया था एम्फीबियन की ना ह्यूमन के एकदम अपोजिट होती है। जो लोअर आईलिड है वो मूवेबल होती है और अपर आईलिड इमूवेबल होती है। सो आईलिड आर प्रेजेंट with tear glands also present। अगर मूवेबिलिटी की बात करें तो जो लोअर आईलिड होता है, जो लोअर आईलिड है वो मूवेबल है और जो अपर आईलिड है वो इमूवेबल है। लोअर आईलिड इज मूवेबल और जो अपर आईलिड होता है वो इमूवेबल होता है। इट इज इमूवेबल। याद रखना, फ्रॉग ना डिटेल में ही पढ़ना आगे चल के। एनसीईआरटी में तो है, भले उन्होंने नीट के सिलेबस में ना रखा उसको, क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते तो प्लीज ये तो याद रखते चले जाए। जो एन्यूरा होते हैं उनके अंदर ना मिडिल ईयर भी डेवलप्ड होता है, जो कोलुमेला ऑरिस बताई थी उन्हीं के पास होती है, और टिम्पेनम मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सो मिडिल ईयर इज वेल डेवलप्ड विद टिम्पेनम मेम्ब्रेन। टिम्पेनम present and middle ear is well developed। और बच्चों इनके पास ना एक बोन होता है ईयर ऑसिकल, जो जनरल फीचर्स वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था, कोलुमेला ऑरिस। ठीक है, तो सिंगल बोन इज देयर। हमने पास तो 3 होते हैं ना। एक और फीचर याद रख लेना, इनके पास इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा, हम पढ़ते आ रहे हैं, जो पहला ऑर्डर था उसमें इंटरनल था, सेकेंड ऑर्डर में के कुछ मेंबर में इंटरनल था। completely external fertilization and development would be through tadpole larva. So this shows external fertilization is external and development is
थ्रू टेडपोल लार्वा। ठीक है, ये हो गए बेटा जनरल फीचर्स ऑफ एन्यूरा। अब बचे इसमें एग्जाम्पल्स, फिर इनके फोटोग्राफ देखते हैं, राइट। देखो एग्जाम्पल में फ्रॉग के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बाद में ना उसको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको एनसीईआरटी वाला पार्ट। पर हाँ, एक कंपेरिजन जरूर कर लेंगे फ्रॉग और टोड में, तो जब फ्रॉग काफ़ी सारा डिस्कस हो ही जाएगा। तो पहला जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्डर वुड बी राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, और जो राना टिग्रीना होता है डेट इज द नेम फॉर कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। डेट इज द नेम फॉर इंडियन बुल फ्रॉग। और मैं यहाँ पे यही मेंशन करना चाहूँगा आपसे, टू बी डिस्कस्ड अहेड लिख लो यहाँ पे। वैसे तो मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ अभी फ्रॉग और टोड के बारे में, पर फ्रॉग के जितने भी फीचर्स है, जो सिस्टम वगैरह है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन फ्रॉग के साथ साथ टोड के बारे में बता दूं। हाँ, टोड को थोड़ा बता देता हूँ अभी, बिफोर स्टार्टिंग द कंपेरिजन बिटवीन फ्रॉग एंड टोड, लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट टोड। जो टोड होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चों ब्यूफो मेलानोस्टिकस। ब्यूफो मेलानोस्टिक्टस। ब्यूफो मेलानोस्टिक्टस, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ टोड। ब्यूफो मेलानोस्टिक्टस को बोलते हैं बच्चों इंडियन टोड, इसको बोलते हैं इंडियन टोड। अब इसके बारे में दो चार बातें मैं पहले मेंशन कर दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको फ्रॉग के बारे में। जनरली इसका जो लिविंग स्टाइल होता है वो आउटसाइड वाटर रहता है, सिर्फ ब्रीडिंग के लिए जाता है वाटर में। तो जनरली इट इनहिबिट ऑन लैंड, और ये ऐसी प्लेस पे रहता है जो बहुत मॉइस्ट होता है, जो डार्क होता है, जो शेडी होता है। तो मेनली इट इनहिबिट्स ऑन लैंड ऑन मोस्ट डार्क एंड शेडी प्लेसेस। जैसे आपके जो गार्डन के कॉर्नर्स होते हैं उसमें जो आपको मिल जाते हैं वो टोड ही होता है, या जो आपके स्टोन्स वगैरह के नीचे रहते हैं, लीव्स वगैरह के नीचे रहते हैं, वो टोड रहता है। तो वो मैं मेंशन कर दूंगा इसके उसमें, क्या नाम है आपका, जब कंपेरिजन बिटवीन फ्रॉग एंड टोड करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ हैज़ बीन स्पेंड ऑन लैंड, पहले तो यही याद रखेंगे। दूसरा फीचर याद रखेंगे, ये जो है नॉक्टर्नल होता है और पानी में सिर्फ ब्रीडिंग के लिए जाता है। ये भी मैं मेंशन कर दूंगा इन कंपेरिजन बिटवीन फ्रॉग एंड टोड। तीसरा फीचर इसका जब हम डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो स्किन होती है उस पर ज़्यादा पॉइजनस ग्लैंड होती है, जिनको पैराटॉइड ग्लैंड कहते हैं, और वो एक टॉक्सिन बताता है जिसको बोलते हैं ब्यूफोटॉक्सिन। वो मैं मेंशन कर देता हूँ। इसकी जो पॉइजनस ग्लैंड है, इसकी जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो ब्यूफोटॉक्सिन बनाते हैं, और ये जो ब्यूफोटॉक्सिन है वो जनरली न्यूरोटॉक्सिन होता है। जनरली न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन ऐसा टॉक्सिन होता है जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करे। मैं दो अलग अलग देखो, जो ये टॉक्सिन है अर्लियर टाइम पे इसको माना जाता है इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। इस टॉक्सिन की अर्लियर टाइम पे माना जाता था कि हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। बाद में पता चला यार नहीं, इतनी हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है और ज़्यादा ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो दो तरह के जो इनके सिक्रेशन होते हैं स्किन ग्लैंड के, वो दो तरह के होते हैं। एक ब्यूफोनिन होता है और दूसरा ब्यूफोटैलिन होता है। स्किन ग्लैंड इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ सिक्रेशन, ब्यूफोनिन एंड ब्यूफोटैलिन। और ऐसा माना जाता, ब्यूफोटैलिन ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। इट वॉज बिलीव्ड दैट इट शोज हीलिंग प्रॉपर्टी, बट मोर देन हीलिंग प्रॉपर्टी इट एक्ट्स एज ए न्यूरोटॉक्सिन। तो आप अभी ये याद रख के चलें कि जो टोड होता है उसका जो टॉक्सिन होता है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, इसलिए उसको न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्योंकि इसके पास पॉइजनस ग्लैंड होती हैं जो एक तरह से पैरोटिड ग्लैंड है, ये जनरली खाया नहीं जाता है। आप दूसरे एनिमल वगैरह भी इसको नहीं खाते हैं। आप देखते हो स्नेक से बर्ड हंट कर लेते हैं, इसको हंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट्स पॉइजनस ग्लैंड। बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस एनिमल लेट अस मेक ए चार्ट, और मैं सीधा सीधा बता दूँ फ्रॉग और टोड में क्या फ़र्क है। तो फ्रॉग के फीचर्स भी मेंशन करते चले जाएंगे बच्चों, और टोड के फीचर्स भी मेंशन करते चले जाएंगे। शुरू करें? तो लेट अस डिस्कस अबाउट फ्रॉग एंड टोड। देयर वाज ए स्टूडेंट, ही वाज टेक्सटिंग मी, सर आप इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ाते हैं? तो जोक्स वगैरह करेक्ट नहीं कर सकते हैं इन ऑनलाइन क्लास, बट डोंट वरी। जैसे जैसे देखो एनिमल किंगडम थोड़ा सा ना डाइवर्सिटी याद करने वाला है।
बट जैसे जैसे अभी आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने वाला है तो यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। अभी भी हम इंजॉय ही कर रहे हैं इसको। आई एम इंजॉइंग टीचिंग एक्चुअली। नेक्स्ट लेट अस मेक ए टेबल एंड लेट अस डिफरेंशिएट कि भाई फ्रॉग और टोड में क्या फ़र्क होता है। कॉमन नेम दोनों के क्या होते हैं मैं तो नहीं लूँगा, पर आप उनको मेंढक कह सकते हैं। तो फ्रॉग क्या होता है, टोड क्या होता है। फ्रॉग का जो हैबिट होता है वो अलग होता है, हैबिटेट, और टोड का हैबिटेट अलग होता है। फ्रॉग मेनली वाटर में रहता है और वो किनारे पे आ जाता है फॉर ब्रीडिंग। हम देखते हैं ना बरसात वगैरह के दिनों में खूब उछल उछल के आ जाते हैं, वो आवाज़ वगैरह भी लगाते रहते हैं, अभी वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो मेनली फ्रॉग जो है वो आउटसाइड वाटर आता है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, और टोड वाटर में जाता है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। तो पहले तो इनकी हैबिट एंड हैबिटेट ही डिस्कस कर लेते हैं। इट लिव्स इन वाटर एंड कम्स ऑन लैंड फॉर ब्रीडिंग। आप क्रॉकिंग वगैरह सुनते रहते हो कि भाई बरसात हुई और फ्रॉग की टर्टर शुरू हो गई, तो वो एक ब्रीडिंग कॉल होती है एक्चुअली। टोड lives in land, lives on land. My English is so bad, right? No. And goes to water for reproduction, for breeding. तो पहला तो उनका जो मोड ऑफ लिविंग और जो हैबिट एंड हैबिटेट है बच्चों वही अलग होता है। दिन में जो एक्टिव है वो फ्रॉग है और रात को जो एक्टिव है वो टोड है। तो दिन में एक्टिव वाले एनिमल को बोलते हैं डाययोर्नल और रात को एक्टिव वाले एनिमल को बोलते हैं नॉक्टर्नल। तो टोड इज जनरली और मेनली अगर बात करें टोड जो है वो नॉक्टर्नल होता है और जो फ्रॉग होता है वो डायर्नल होता है। इनके जो एग ले करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। अगर एग ले एक लाइन में हो रहे हैं तो वो टोड के एग्स हैं, अगर एग ले एक मास में हो रहे हैं तो वो फ्रॉग के एग हैं। इट ले एग्स इन ए मास, जबकि ये जो है ये ले एग इन अ लाइन। तो जनरली आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि भाई ये फ्रॉग के एग है या टोड के एग है, डिपेंडिंग अपॉन। सामना कभी हो गया तो कैसे पहचानोगे, हेड पहले तो कलर के ऊपर पहचान सकते हैं। टोड का जो कलर होता है वो ब्राउनिश ग्रे होता है, जबकि जो फ्रॉग का कलर है वो ओलाइव ब्राउन होता है, उसके पास डार्क स्पॉट होते हैं। बॉडी इज ओलाइव ग्रीन विद डार्क स्पॉट, और जबकि उसका जो कलर होता है बॉडी का दैट इज ब्राउनिश ग्रे। उसका जो बॉडी होता है बॉडी इज ब्राउनिश ग्रे। खैर बहुत ही कम लोग होंगे जो इनके बॉडी के कलर को एनालाइज करोगे अनटिल और अनलेस यू आर नॉट ए जूलॉजिस्ट और आप जूलॉजी में एमएससी वगैरह नहीं कर रहे हैं। स्किन की अगर बात करें बच्चों, फ्रॉग की स्किन बहुत मॉइस्ट होती है और स्मूथ होती है क्योंकि उसके पास खूब सारे म्यूकस ग्लैंड है। टोड की जो स्किन होती है वो ड्राई एंड रफ होती है। टोड की जो स्किन है दैट इज ड्राई एंड रफ, लेसर नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड इज देयर, ज़्यादा पॉइजनस ग्लैंड हो जाते हैं टू बी वेरी एग्जैक्ट। और यहाँ पे जो स्किन होगी दैट इज स्मूथ एंड मॉइस्ट। मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एम्फीबियन ज़्यादा देर तक पानी से दूर नहीं रह सकते हैं क्योंकि स्किन रिप्रोडक्शन उनके अंदर हो रहा है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं उनकी स्किन की। जो फ्रॉग का स्किन होता है उस पर ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड है और बहुत कम पॉइजनस ग्लैंड होती है, और टोड कॉन्ट्रावर्सली कम म्यूकस ग्लैंड होते हैं, ज़्यादा पॉइजनस ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ वैसे मैं। वाई ड्राई, लेसर म्यूकस ग्लैंड एंड मोर पॉइजनस ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आर एक्चुअली पॉइजनस ग्लैंड। While in this case they are having more mucus gland and less very fewer poisonous gland। कुछ बुक्स में आप पढ़ोगे poisonous gland फ्रॉग में होते ही नहीं है, तो वो ठीक नहीं है कहना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको poisonous फ्रॉग के बारे में। मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा होता है। देन एक और याद रख लो कि भाई ये पानी में रहते हैं तो इनके पास ना इनकी जो
लेग्स, इनके जो लिम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर वेब डेवलप हो जाते हैं जिससे वो स्विम कर सकते हैं। उनके पास स्विमिंग वगैरह नहीं होता है। दे डेवलप वेब फॉर स्विमिंग। और अगर हम टोड की बात करें, उसके पास वेब नहीं होते हैं स्विमिंग के लिए, दे आर नो वेब्स फॉर स्विमिंग। तो बच्चे ये हो गया आपके पास डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड टोड। और चीज़ बता दो फ्रॉग के ब्रीडिंग के बारे में कि जब बरसात वगैरह का टाइम आता है, ये जो एनिमल होते हैं ना, इनके पास वोकल कॉर्ड के साथ साथ मेल में फ्रॉग के वोकल सैक आ जाते हैं। तो जो क्रॉकिंग आपको नजर सुनाई देता है वो मेल फ्रॉग का होता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स जिनके अभी हम फोटोग्राफ देखने वाले हैं, बस 2-3 एग्जाम्पल और मैं बता दूं, लिखवा दूं, और उसके बाद ना उनको मैं डिस्कस मेनली कर लूँगा। नहीं, लिखवा ही देता हूँ पहले, फिर बाद में फोटोग्राफ वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। आई एम नॉट वेरी गुड इन दैट डिजिटल थिंग्स, सो लेट मी ट्राई टू ऐड सर्टेन फोटोग्राफ ताकि आप याद रख सको। ठीक है, एक पहले मैं एक टोड बताऊंगा, उसका नाम होता है पाइपा द सूरीनाम टोड। पाइपा कॉमनली नोन एज द सूरीनाम टोड। इसकी पेरेंटल केयर याद रखनी है, कुछ याद नहीं रखना है, इसकी पेरेंटल केयर याद रखनी है। इसका जो पेरेंटल केयर का मेथड होता है बहुत यूनिक होता है। जो फीमेल होती है उसकी बैक के ऊपर ना छोटे छोटे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, और वो टेडपोल लार्वा को अपने पिट्स के ऊपर कैरी करती है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। तो यूनिक पेरेंटल केयर, फीमेल कैरी tadpole on her back। अभी डिस्कस करने वाले, मतलब यही चीज याद रख लें, इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, पेरेंटल केयर ही पूछा जाता है। फिर एक होता है मिडवाइफ टोड, एलाइट्स इज मिडवाइफ टोड। मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसको मिडवाइफ टोड कहते हैं जब इसका फोटो दिखाऊंगा। अभी बस कॉमन नेम लिखते चले जाओ, एक एक स्टेटमेंट में वहां पे ऐड कर दूंगा। तो पाइपा इज योर सूरीनाम टोड, एलाइट्स इज योर मिडवाइफ टोड। एक होता है बेटा ट्री फ्रॉग, उसका नाम होता है हाइला आर्बोरिया। हाइला आर्बोरिया इज कॉमनली नोन एज ट्री फ्रॉग। क्यों ट्री फ्रॉग कहते हैं ये मैं बताने वाला हूँ फोटो दिखाने के साथ साथ। और एक और एग्जांपल याद रख लो, रैकोफोरस। रैकोफोरस को बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग। रैकोफोरस इज कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फ्रॉग। तो बच्चे ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस के बारे में। अब हम इस वीडियो में कुछ फोटोग्राफ ऐड करने वाले हैं और मैं साथ में अपना वॉइस भी ऐड कर दूंगा। लेट अस ट्राई इट के जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उनके विजुअलाइजेशन कैसा लगता है। ठीक है बेटा, लेट अस ट्राई दैट। वीडियो लेक्चर के लिए मतलब जो हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए वो कंप्लीट हो गया। वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग, राइट? ओके। So students, this here is the diagram of ichthyophis, common name is blindworm और deafworm। अब ये जो डायग्राम है ये फीमेल इक्थियोफिस का है और उसने बॉडी को कर्ल किया हुआ है अराउंड द एग। इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और स्केल्स बीनीथ द स्किन होंगे। ठीक है बेटा, ये इक्थियोफिस के बारे में हो गया। द सेकेंड डायग्राम इज़ ऑफ नेक्टुरस। नेक्टुरस के पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं 3 पेयर में, जैसा कि नज़र आ रहा है। कॉर्डल फिन होगा टेल के ऊपर। नेक्टुरस के पास आईलिड नहीं होते हैं, टिम्पेनम नहीं होते हैं और इसको मड पपी और वाटर डॉग कहते हैं। तो नेक्टुरस के बारे में आप ये डायग्राम याद रख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट डायग्राम है एक्सोलॉट लार्वा का, जो एम्बिस्टोमा का लार्वा होता है और ये नियोटेनी शो करता है। तो जैसा मैंने बताया था कि इसके पास भी 3 एक्सटर्नल पेयर ऑफ गिल होंगे और कॉर्डल फिन होगा, राइट? ओके। दिस इज़ यूरोपियन ब्लाइंड केव सैलमेंडर और प्रोटियस। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब ज़्यादा डेवलप नहीं है। फोर लिम्ब में 3 डिजिट्स मेंशन किए हुए हैं साथ में, और हाइंड लिम्ब में 2 डिजिट मेंशन किए हुए, और हाइंड लिम्ब छोटे होते हैं देन फोर लिम्ब। इज दैट क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट फिर सैलमेंडर की बात करें, जो यूरोपियन स्पॉटेड फायर सैलमेंडर है। इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वीवी पैरस होते हैं
और इसके जो फोर लिम्ब है उसमें 4 फिंगर होगी और हाइंड लिम्ब में 5 टोज होंगे। दिस डायग्राम इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रैकोफेरस या फ्लाइंग फ्रॉग होता है उसके लिम्ब बहुत थिन होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, अच्छे खासे डेवलप्ड वेब्स भी हैं डिजिट के बीच में। ये ट्रीज़ के ऊपर रहता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करता रहता है। पेरेंटल केयर ये भी शो करेगा और पानी के पास अपने नेस्ट बना लेता है, वहाँ पर अपने एग्स को डिपॉजिट करेगा। बच्चों दिस डायग्राम बिलोंग टू पाइपा द सूरिनाम टोड। और जैसा मैंने बताया था कि इसका जो पेरेंटल केयर है वो बहुत फेमस है। इसके बैक के ऊपर खूब सारे पिट्स हैं, जिन पिट्स में वो अपने टेडपोल को कैरी करता है जब तक वो टेडपोल बड़े होके टोड नहीं बन जाते। तो सूरिनाम टोड का डायग्राम आप कुछ ऐसा याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट है मिडवाइफ टोड। और मिडवाइफ टोड या एलाइट्स को मिडवाइफ टोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मेल होता है वो पेरेंटल केयर शो करेगा। जो मेल मिडवाइफ टोड होता है वो एग को कैरी करता है बच्चों अपने थाइज़ के पास, और वो डैम प्लेस में रहता है कब तक, जब तक वो एग टेडपोल नहीं बन जाते और टेडपोल बन के वो वाटर के अंदर एंटर नहीं कर जाते। तो जो मिडवाइफ टोड होता है उसमें मेल पेरेंटल केयर शो करता है और अपने थाइज़ के पास एग्स को रखता है। ठीक है यहाँ तक। और जो लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइला और ट्री फ्रॉग। ये अडेप्टेड होता है लाइफ इन ट्रीज़ के लिए। इसके पास बड़े बड़े वोकल सैक होते हैं जो उसको ज़ोर से आवाज़ निकालने में हेल्प करते हैं। हाइला फैबर जो होता है वो पेरेंटल केयर शो करता है शैलो वाटर के अंदर अपने छोटे छोटे इनक्लोजर बना के। ठीक है भाई। तो इन द एंड एक लिस्ट बना लेते हैं उन एम्फीबियंस की जो पेरेंटल केयर शो कर रहे हैं। सबसे पहले बताया था आपको इक्थियोफिस के बारे में, फिर बताया था आपको मैंने पाइपा के बारे में जो सूरिनाम टोड था, एलाइट जो मिडवाइफ टोड होता है, हाइला फैबर कर रहा है पेरेंटल केयर शो, और बाद में होता है रैकोफोरस जो फ्लाइंग फ्रॉग होता है और अपने एग को जो है पानी के करीब डिपॉजिट कर लेता है। तो ये 5 एम्फीबियन होते हैं जो शो करते हैं पेरेंटल केयर। क्वेश्चन वगैरह यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। इस डेट के लिए